हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर से हम लोग इकोलॉजी एनवायरनमेंट प्रीवियस ईयर यूपीएससी के पूछे क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं और आप सभी के सहयोग से इस सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करता रहूंगा। तो पहला क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया आपके सामने है। क्वेश्चन 1 है, बायोडायवर्सिटी फॉर्म्स द basis for human existence in the following ways। स्टेटमेंट 1 है, मतलब जब विविधता मानव के अस्तित्व के लिए निम्नलिखित कारकों के कारण आधार का निर्माण करता है ना। बायोडायवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज, है ना। तो मानव के एग्जिस्टेंस के लिए, मानव के अस्तित्व के लिए, मानव के पृथ्वी पर पाए जाने हेतु, है ना, जैव विविधता एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करता है। उसके लिए ये सारे कारण दिए गए हैं। सॉइल फॉर्मेशन स्टेटमेंट बी है, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सी है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। थर्ड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड फोर्थ है द pollination of crops, right? Select the correct answer using the codes given below। नीचे के कोड्स के हिसाब से आपको आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए में 1, 2 एंड 3 ओनली। ऑप्शन बी है 2, 3 एंड 4 ओनली। ऑप्शन सी 1 एंड 4 ओनली। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर जानने से पहले हम लोग ये समझना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। बायोडायवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज। एक्चुअली अगर हम लोग 10-20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन बढ़िया से टेक्निकली समझते हुए अगर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक हमारा रिदम बन जाता है ना। तो बेहतर यह है कि हम लोग ये समझ लें कि प्री में आए हुए क्वेश्चन को टैकल कैसा करना चाहिए, है ना। जनरली स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि भाई ABCD ऑप्शन दिया होता है, इसके 2, 3, 4 स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है बायोडायवर्सिटी के, उससे मिली जुली बात अगर कहीं स्टेटमेंट में दिखाई देती है ना, तो उसको आपने क्या करना है, एक साथ ले लेना है और वो स्टेटमेंट जिस ऑप्शन में दिखा रहा है वही हमारा आंसर होगा। लेकिन इस हमारी जो विचारधारा है, जो हमारी ये थॉट है, इसके बेसिस पर मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन सही कैसे होंगे, है ना, पहले प्रश्न को ही समझा जाए, है ना। जो यहां पर ये प्रश्न दिया गया है, बायोडायवर्सिटी फॉर्म्स माने बनाता है, जैव विविधता बनाता है, बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव के पृथ्वी पर रहने के लिए एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन द फॉलोइंग वेज। किस तरह से, क्या बायोडायवर्सिटी इन सभी कंपोनेंट्स को हेल्प करता है? बायोडायवर्सिटी का रिलेशन इन सभी चीजों से है। बायोडायवर्सिटी सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स में मदद करता है। अगर ऐसा है तो ये चारों स्टेटमेंट सही होंगे, है ना। तो बायोडायवर्सिटी है क्या? एक्चुअली बायोडायवर्सिटी किसी एक एरिया में, है ना, in a well defined region, if there is a total number of the species, total number of species in time and space, that is called biodiversity। बायोडायवर्सिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज जो टोटल लाई करती है, उसको हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पेसिफिक टाइम पे उसको हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं, बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी में प्लांट्स और एनिमल्स है, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स हो गई, है ना, बर्ड्स है, कैटल्स है, ठीक है,
कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, राइट, एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स, ये सभी क्या है, बायोडायवर्सिटी के पार्ट है। और ये जो बायोडायवर्सिटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, वो किस प्रकार से सॉइल फॉर्मेशन में अपना भूमिका निभा रहा है। क्या सॉइल के फॉर्मेशन में, मृदा के निर्माण में जैव विविधता का योगदान आपको दिखाई देता है? और यदि जैव विविधता यदि क्या कर रहा है, यदि जैव विविधता मृदा के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है, तो निश्चित ही आप समझ सकते हैं कि मृदा के बिना मानव का अस्तित्व संभव नहीं है। मृदा के बिना मानव का अस्तित्व संभव नहीं है। और बायोडायवर्सिटी का संबंध आप सॉइल फॉर्मेशन से सिद्ध करिए पहले, फिर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन से, फिर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, उसके बाद पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि मृदा के निर्माण में ह्यूमस की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमस की रिक्वायरमेंट होती है, एंड ह्यूमस इज अ पार्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी। dead decomposed remains of dead decomposed living organism, that is called humus. ह्यूमस क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड और डिकम्पोजिशन से बनता है, उसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस क्या कर रहा है, मृदा में फर्टिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मृदा में फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। मृदा के निर्माण के लिए केमिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं। बायोलॉजिकल है, इसका मतलब बायोडायवर्सिटी का योगदान है। जिस जगह पर बायोडायवर्सिटी की रिचनेस पर यूनिट एरिया में जितना ज्यादा होगा, उसके हिसाब से उस जगह पर मृदा के क्वालिटी अच्छी होने की संभावना होती है। जिस प्रकार से हम लोग डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, मृदा की गुणवत्ता भी घटती जा रही है, क्वालिटी ऑफ सॉइल भी कम हो रही है ना। तो इसका मतलब है कि जो इस प्रश्न में पूछा गया है कि बायोडायवर्सिटी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए एक बेसिस प्रोवाइड करता है, बेसिस बनाता है ना, वो बात निकल के सही आ रही है, क्योंकि सॉइल का निर्माण है ना, मृदा के निर्माण में बायोडायवर्सिटी का योगदान है। और मृदा के बिना जीवन अस्तित्व संभव नहीं, मानव जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी का रिलेशन सॉइल फॉर्मेशन से है। द सेकेंड पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ऑब्वियसली फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन, है ना, ट्रीज लगाने से, प्लांट्स लगाने से, जहां पर फॉरेस्ट है वहां पर सॉइल का इरोजन कम होता है। मतलब सॉइल इज बीइंग प्रिवेंटेड इन द रीजन्स वेयर देयर इज द डेंस फॉरेस्ट, डेंस वेजिटेशन, राइट। और बायोडायवर्सिटी रिचनेस जहां पर भी होगी, जहां पर भी बायोडायवर्सिटी रिचनेस लाई करेगी, उन जगहों पर सॉइल इरोजन प्रिवेंट होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट टू भी सही है। थर्ड, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, है ना, environmental living organism are responsible for recycling the waste, degrading the waste। भाई ह्यूमस कैसे बन रहा है, डेड लिविंग का, प्लांट्स एनिमल को जब डिकम्पोज करते हैं तो उससे क्या बना, मिट्टी बना, है ना। तो जो भी आपको फ्लोरा फाउना डेड हो रहा है, सॉइल में एग्जिस्ट करता है, उसको रिसाइकल करने का, प्रोसेस करने का काम कौन कर रहा है, बैक्टीरियाज करता है, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो इसका मतलब रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो, है ना, डन बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द बायोडायवर्सिटी, दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, बायोडायवर्सिटी। द नेक्स्ट इज द पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप को पॉलिनेट करने के लिए birds, bats and many other living organisms are lying, है ना, many animals are lying which are responsible for pollination of the crops। क्रॉप्स को पॉलिनेट करने में उनका रोल होता है, क्रॉप्स को फैलाने में, उनकी सीडलिंग करने में इनका रोल होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि बायोडायवर्सिटी, है ना, सॉइल के, मृदा के निर्माण, मृदा अपरदन को के बचाव के लिए, वेस्ट की रिसाइकलिंग के लिए, और क्रॉप, फसल के पॉलिनेशन के लिए अपना बड़ा लेवल पर भूमिका निभाती है। क्वेश्चन क्या पूछता है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो।
स्टेट ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन बी है 2, 3 एंड 4 ओनली, ऑप्शन सी है 1 एंड 4 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ में आ गया होगा कि ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। मृदा निर्माण, मृदा का अपरदन को रोकना, वेस्ट को रिसाइकल करना और क्रॉप को पॉलिनेट करने का काम बायोडायवर्सिटी करता है। और बायोडायवर्सिटी यदि इन सब काम को कर रहा है और इन सभी प्रोसेसेस की वजह से ह्यूमन एग्जिस्टेंस लाई करती है, इसका मतलब क्या है, बायोडायवर्सिटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस और इन चारों कंपोनेंट्स में एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। ठीक है, क्या बोला मैंने? बायोडायवर्सिटी, human existence, and these all four components, these all four components depending upon biodiversity, right, these four components going to assist existence of human beings। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि चारों स्टेटमेंट सही है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा? व्हाट वुड बी द आंसर? ऑप्शन इज डी, डी करेक्ट आंसर। 1, 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following is not a site of in situ method of conservation of flora? फ्लोरा मतलब क्या होता है? देखिए, जब बायो की बात करते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट निकल के आता है, एक प्लांट होता है, दूसरा एनिमल है। हालांकि और भी बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, मोनेरा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ब्रॉड क्लासिफिकेशन में प्लांट और एनिमल आता है। ठीक है, तो प्लांट को कहा जाता है फ्लोरा, राइट, और एनिमल को कहा जाता है फाउना, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट साइट ऑफ इन सितु मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा? फ्लोरा के मतलब प्लांट के कंजर्वेशन के लिए इन सितु मेथड क्या है? तो पहले जानना चाहिए हमें कि इन सितु मेथड क्या होता है ना। कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा का मतलब है कि पौधों को संरक्षित करने का, है ना। अब यहां पर इन सितु मेथड समझना हमें, तो दो तरह के है ना हमारे पास में सिस्टम होते हैं बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, है ना। बायोडायवर्सिटी को या प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए हमारे पास में दो तरीके के मेथड है ना। टू टाइप्स ऑफ द कॉन्सेप्ट वी हैव एक्चुअली। वन इज द ex situ and the second is the in situ। ex situ and in situ। ex situ का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ द साइट, कंजर्वेशन ऑफ साइट। अगर ऑफ साइट की बात करते हैं तो जहां पर वो जीव पाया जाता है, अगर उससे किसी अन्य जगह पर, मतलब उस जीव के नेचुरल हैबिटाट के अलावा किसी जगह पर अगर हम ले जाकर उसको संरक्षित करते हैं, कंजर्व करते हैं, तो उसको एक्स सीटू कहा जाता है। इन सीटू का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑन द साइट। कंजर्वेशन ऑन द साइट, ऑन द साइट कंजर्वेशन को हम लोग इन सीटू कहते हैं। तो चार ऑप्शन यहां पर 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, है ना। अब यहां समझना हमें यह है कि इन सीटू मैकेनिज्म कौन सा नहीं है, नॉट पर फोकस करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट ऑफ इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा? प्लांट को बचाने के लिए इसमें से इन सीटू मेथड कौन सा नहीं है? बायोस्फेरिक रिजर्व, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोटेनिकल गार्डन, ऑप्शन सी नेशनल पार्क, एंड ऑप्शन डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
So the biospheric reserve is the process of conserving the floras and faunas on the site, means at the natural habitat of the living organism. We talk about the B, that is botanical garden is man-made ecosystem. Botanical garden is a kind of man-made ecosystem, means man-made ecosystem cannot be natural, so it is a kind of artificial method of conserving or maintaining the habitat. In such circumstances, it cannot relate to the in situ method of conservation of the flora, right? The next is, means it cannot be. Next, the national park is also a site of conservation of plants and animals lying naturally on a particular habitat, and the wildlife sanctuary is also similar to the biospheric reserve. In such circumstances, we can say A, C, and D related to the in situ mechanism of conservation of plants and animal. But if we talk about the botanical garden, it is related to the ex situ method of conservation of the living organism. So if we talk about this particular question, which one of the following is not a site for in situ method of conservation of the flora? So it is related to the botanical garden. In botanical garden there is not being done the conservation of any kind of plant or animal related to the in situ method. आंसर क्या बन गया? यहां से बी. आंसर क्या हो गया? यहां से बी हो गया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं. बेटा जब मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सबको भी इसी तरीके से पहले क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद आंसर पर जाना चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को आपने दिए हुए क्वेश्चन में आपने ऑप्शन डी को सेलेक्ट करके और सर्कल को आपने फिल कर दिया, इससे आपका आंसर सही होगा. ऐसे नहीं होगा. वी मस्ट हैव प्रॉपर एप्रोप्रिएट नॉलेज इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी. एटलीस्ट यूपीएससी के केस में आपको एक बढ़िया और बेहतर ज्ञान होना चाहिए कि तभी आप क्या करेंगे, अपने प्री के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. यहां पर फैक्चुअल होने का सर्कमस्टांसेस बहुत कम है. क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. बायोडायवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर in the lower latitudes as compared to the higher latitudes, right? Biodiversity is normally greater in the lower latitudes as compared to the higher latitudes. Lower latitudes, देखो latitudes कहां से देखेंगे? 0 डिग्री हो गया और ये है 90 डिग्री. अगर हम अर्थ की बात करते थे हो गया 90 डिग्री. तो इक्वेटर, लोअर लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ बायोडायवर्सिटी क्या है? बायोडायवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर लैटिट्यूड, मतलब यहां पर बायोडायवर्सिटी ज्यादा है और बायोडायवर्सिटी इधर कम है हायर लैटिट्यूड्स पर. क्या स्टेटमेंट सही है? ऑब्वियसली स्टेटमेंट सही है, बिकॉज richness of biodiversity depending upon the climatic condition and condition of soil, है ना? Climatic condition. So amount of solar insolation going to reduce from equator towards pole, which reduces the possibility for the growth and development of plants and animals. If we talk about the tundra biome, tundra kind of the climatic zone, this is the almost frozen throughout the year, lying in higher latitudes. There is neither the possibility of formation of soil properly nor there in running water conditions. Even the lakes are almost frozen throughout the year. In such circumstances, these conditions of the low temperature, absence of soil and the water liquid condition of the water molecules is not present. In such circumstances, we can say there is the, means in polar areas there is the lesser opportunity or the minimum opportunity for the growth and development of the plants and animals. In such circumstances, we can say the biodiversity is higher in the lower latitudes and lower in the higher latitudes, right? तो आप यहां से कंक्लूजन ले सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी का लेवल 0 डिग्री से 90 डिग्री बायोडायवर्सिटी क्या हो रहा है? बायोडायवर्सिटी इज रिड्यूसिंग. सेकंड पॉइंट, along the mountain gradients मतलब पर्वत के ढाल पर, ठीक है, पर्वत के ढाल के सहारे. Biodiversity is normally greater in the lower altitudes, not latitude,
एज कंपेयर टू हायर ऑल्टीट्यूड्स, है ना। लोअर ऑल्टीट्यूड्स पर बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली ज्यादा होता है, यहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, लेकिन इस जगह पर बायोडाइवर्सिटी कंपैरेटिवली कम है। इसका क्या कारण? इसका कारण ये है विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग द स्लोप कंडीशन, with respect to increasing the slope condition or the altitude, there takes place first of all lower quality of soil. Quality of soil is very scarce. We can say there is the lack of fertility in the soil, lack of thickness of the soil, and lack of moisture containing nature of the soil. मृदा उसमें क्या करेगा, उसके पास में मृदा के पास जो यहां पर मृदा होगी, पहली बात इस जगह पर मिट्टी जो होगी बड़े कण होंगे उसके, है ना, मिट्टी के कण यहां पर बड़े होंगे, कंकड़ होगा उसमें। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी के जल को अवशोषित करने की, जल को, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी यहां पर कम होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इज वेरी लो इन दिस रीजन. Quality of soil due to steep slope conditions during the rain, soil is going to be eroded fastly and move towards valleys, means lower altitudes. लोअर ऑल्टीट्यूड्स में सॉइल डिपॉजिट होता है। ऐसी कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि सॉइल की क्वालिटी अपर ऑल्टीट्यूड्स में नहीं होगा। अपर ऑल्टीट्यूड्स में सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। लोअर क्वालिटी में सॉइल की कंडीशन, सॉइल में फर्टिलिटी लेवल अच्छा रहेगा। समझ में आ गया? वाटर रिटेनिंग कंडीशन, वाटर स्टेइंग कंडीशन is higher in the lower altitudes compared to higher altitudes. ये भी बातें आपको समझना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो बेहतर जीने की संभावना पाई जाती है वो निचले भाग में है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी निचले भाग में ज्यादा होगी, ऊपरी भाग में बायोडाइवर्सिटी कम होगी। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ही हैं। क्या स्टेटमेंट है? बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड्स एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड्स। जैव विविधता सामान्यतः निम्नतर अक्षांशों पर अधिक जबकि उच्चतर अक्षांशों पर कम होती है। यह स्टेटमेंट सही है। Along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in the lower altitudes as compared to the higher altitudes, है ना। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल के सहारे जैव विविधता नॉर्मली, सामान्यतः, है ना, निम्नतर ऊंचाइयों पर अधिक जबकि उच्चतर ऊंचाइयों पर कम होती है। यह बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन above is are correct? कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नीदर 1 and नॉट 2। तो आंसर सी यहां पर करेक्ट है क्योंकि यहां पर बोथ स्टेटमेंट सही है ना। सॉल्यूशन क्या निकल के आता है? सी, जैसा कि डिस्कशन आपको क्लास में मैं यहां बता रहा हूं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, 3 of the following criteria have contributed to the recognition of the Western Ghats, Sri Lanka and the Indo-Burman regions as the hotspots of biodiversity। क्या क्या बात की गई, ध्यान समझने की कोशिश करो। इंडिया के पश्चिमी घाट की बात की जा रही है, और किसकी बात की जा रही है? श्रीलंका की बात की जा रही है। इसके बाद में इंडो बर्मन रीजन्स की बात की जा रही। इंडो बर्मन रीजन्स का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स साथ में, जो यहां पर अराकानियोमा पर्वत है, पूर्वांचल हिल्स, है ना। इतने बड़े एरिया में ये क्या है? बचा हुआ एरिया क्या? बे ऑफ बंगाल है बेटा। ठीक है, यहां से आगे जाते हुए बांग्लादेश हो जाएगा, फिर ये बचा हुआ भाग भी बे ऑफ बंगाल है। तो इस एरिया में, है ना, इस क्षेत्र में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई बताओ? इस क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहां पर इंडिया का वेस्टर्न घाट्स है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यहां मिलेगा। इसके बाद यहां एक श्रीलंका देश है,
यहां पर इन तीनों जगहों पर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पाया जाता है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? 3 of the following criteria have contributed to the reason to the recognition of the Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burman regions as hotspots of biodiversity. तो इंडो-बर्मन रीजन्स मतलब क्या हुआ? भारतीय वर्मा क्षेत्र में, श्रीलंका और पश्चिमी घाट में हॉटस्पॉट बनाने के लिए 3 ऐसे कौन से क्राइटेरिया हैं जो नीचे दिए गए हैं? तो नीचे दिए गए 3 क्राइटेरिया पर हमें ध्यान देना है। क्राइटेरिया 1 है स्पीसीज रिचनेस, क्राइटेरिया 2 है वेजिटेशन डेंसिटी, क्राइटेरिया 3 है एंडेमिज्म, क्राइटेरिया 4 है एथनोबोटेनिकल इंपॉर्टेंस, क्राइटेरिया 5 है थ्रेट परसेप्शन एंड क्राइटेरिया 6 है एडॉप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस। तो बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम किसी भी रीजन को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, क्या बोला गया? हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, ठीक है, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी की बात की जा रही है। तो हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी को बनाने के लिए 6 कंडीशन कुल दी गई, उनमें से 3 बताना है कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर इन तीनों क्षेत्रों की बात करें, हमें हालांकि पता होना चाहिए कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप सपोज किसी वजह से नहीं जानते उन पॉइंट्स को, तो यहां समझने से थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी? वेस्टर्न घाट्स में बायोडायवर्सिटी रिचनेस लाई करती है, श्रीलंका में भी बायोडायवर्सिटी रिचनेस है और इंडो बर्मन रीजन्स में भी बायोडायवर्सिटी रिचनेस है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के पार्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के पार्ट है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर बायोडायवर्सिटी रिचनेस पाई जाएगी। तो इसका मतलब स्पीसीज रिचनेस स्टेटमेंट सही है। दूसरा वेजिटेशनल डेंसिटी, अगर बेटा स्पीसीज रिचनेस है तो वेजिटेशनल डेंसिटी ऑटोमेटिक होगा। इसका मतलब इस क्राइटेरिया को हम अगर काउंट करते हैं तो इसमें स्पीसीज रिचनेस में ये क्राइटेरिया अंडरस्टूड है, इसलिए आप नंबर 1 को एकदम से काउंट कर लो। नंबर 1 को एकदम से काउंट कर लो, बिकॉज 2 एग्जिस्ट इन 1 बट 1 इज नॉट एग्जिस्टिंग इन 2। क्यों ऐसा है? क्योंकि स्पीसीज में प्लांट्स भी होता है, एनिमल्स भी होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ वेजिटेशन डेंसिटी की बात की जा रही है। और जब स्पीसीज रिचनेस की हम बात करेंगे, रिचनेस मतलब डेंसिटी, तो इस रिचनेस वाली कंडीशन में डेंसिटी हो गया, स्पीसीज में प्लांट एनिमल दोनों हो जाता है। तो दोनों ही होना चाहिए किसके लिए? हॉटस्पॉट बनने के लिए। इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका फर्स्ट क्राइटेरिया इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड क्राइटेरिया सही नहीं है। थर्ड इज एंडेमिज्म। एंडेमिज्म एक हॉटस्पॉट का मतलब है कि उसको हमें अब बचाना है, सेव करना है। सेव उसको करना ज्यादा जरूरी होता है जिसका एंडेमिक नेचर हो। एंडेमिक मतलब वो सब जगह ना पाए जाए। तो जो बर्मा, इंडो बर्मा रीजन्स में श्रीलंका और वेस्टर्न घाट्स में स्पीसीज पाई जाती हैं, इनका कंसंट्रेशन इसी जगहों पर पाया जाता है। ये विश्व में हर जगह नहीं पाई जाती हैं। इसका मतलब इन जो भी स्पीसीज इन क्षेत्रों में पाई जा रही है उसका नेचर कैसा है? एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब हर जगह नहीं होगा, और हर जगह नहीं होगा तो ऐसे केसेस में ये कंपोनेंट कंसीडर किया जाएगा, है ना, ये कंपोनेंट कंसीडर किया था। एंडेमिज्म को हम लोग यहां काउंट कर लेते हैं। थर्ड इज द एथनोबोटेनिकल इंपॉर्टेंस। एथनोबोटेनिकल इंपॉर्टेंस तो सभी प्रकार के जीवों का होता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कहीं पर हॉटस्पॉट नहीं होगा, बायोडायवर्सिटी रिचनेस नहीं होगा, तो उसका एथनोबोटेनिकल इंपॉर्टेंस नहीं होगा। तो एथनोबोटेनिकल इंपॉर्टेंस सभी का होता है, लेकिन हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के क्राइटेरिया में ये बात नहीं आती है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। फिफ्थ पे आता है थ्रेट परसेप्शन। हाँ, थ्रेट परसेप्शन भी होना चाहिए, तभी हम उसको हॉटस्पॉट में काउंट करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको सेव करना, प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थ्रेट परसेप्शन का मतलब क्या हुआ? थ्रेट परसेप्शन मतलब यह हुआ कि वहां पर हैबिटाट डिस्ट्रक्ट हो रहा है। हैबिटाट डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ऐसी स्थिति में जो रिच बायोडायवर्सिटी जोन है उसको बचाना जरूरी है। तो फिफ्थ क्राइटेरिया इज ऑल्सो करेक्ट। राइट, इसके बाद में 6 पे आते हैं। एडॉप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस बिल्कुल नहीं हो सकता है।
वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडॉप्ट करने में फ्लोरा फाउना के हॉट स्पॉट बने, ये बात जरूरी नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 5, क्राइटेरिया 5, क्राइटेरिया 3 एंड क्राइटेरिया 1, तो 1, 3 एंड 5 क्राइटेरियाज आर इंपॉर्टेंट टू, है ना, इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द रीजन एज अ हॉट स्पॉट। आंसर क्या बनता है आपका ऐसे में 1, 3, 5, which 3 of the above are correct criteria in this context, मतलब बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 6, ऑप्शन बी 2, 4 एंड 6, ऑप्शन सी 1, 3 एंड 5, ऑप्शन डी 3, 4 एंड 6। तो जिसमें 6 है इसको ऑटोमेटिक निकाल दो, सिर्फ यही बचता जो आंसर सही है। वैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि 1, 3 और 5 का क्या रिलेशन है, 1, 3 और 5 किस वजह से काउंट किए जाने चाहिए, तो 1, 3, 5 आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन क्या बना, सी, ऑप्शन बिकम्स एज सी। क्वेश्चन नंबर 5, a sandy and saline area is the natural habitat of an Indian animal species। सैंडी एंड सैलाइन मतलब रेतीला और खारा क्षेत्र है प्राकृतिक हैबिटाट के रूप में भारत के एक एनिमल स्पीसीज का। दिस एनिमल हैज नो प्रेडेटर्स, इसका कोई प्रेडेटर नहीं है इन दैट एरिया, उस क्षेत्र में, मतलब सैंडी और सैलाइन क्षेत्र में। बट इट्स एग्जिस्टेंस इज थ्रेटन्ड, इसका अस्तित्व क्या है, आज की डेट में खतरे में है, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटाट। इसका हैबिटाट जो कि सैंडी और सैलाइन क्षेत्र से बना हुआ है, सैंडी और सैलाइन के निर्धारण से इसका क्षेत्र बना हुआ है, वहां पर हैबिटाट डिस्ट्रक्शन से इसका एग्जिस्टेंस आज की डेट में थ्रेटन्ड कंडीशन में आ गया है। पहली बात, सैंडी और सैलाइन रीजन इंडिया में अगर कहीं हो सकता है तो गुजरात से रिलेटेड है मेनली, या फिर कहीं पर कोस्टल एरियाज में भी हो सकता है, ज्यादा संभावना इसकी गुजरात से रिलेट करती है। अब इसमें उस एनिमल के बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी दैट एनिमल, वो एनिमल कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इज द इंडियन वाइल्ड बफलो, खारे क्षेत्र में, है ना, नमकीन और क्या कहते हैं सैंडी रीजन में और खारे क्षेत्र में बफलो नहीं हो सकता। इंडियन वाइल्ड एस, इसकी संभावना है, रेतीले क्षेत्र में वाइल्ड एस हो सकता है जहां खारा भी सिस्टम है, पानी कमी है। इंडियन वाइल्ड बोर नो चांसेस, एंड इंडियन ग्रेजल के भी कोई चांसेस नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या बनता है इसका, बी इसका आंसर हो गया। तो वो एनिमल जो इंडिया में खारे क्षेत्र में, नमकीन क्षेत्र में और रेतीले भाग में लाई करता है, उसका नाम है वाइल्ड एस। ठीक है, और इसी के साथ मैंने यहां पर आपका 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं आज के सेक्शन में। अगले वीडियो में भी आपको 5 से 10 क्वेश्चन की संभावना पूरी बनी रहेगी। बस ध्यान इतना रखें कि इस तरह की वीडियो फ्यूचर में आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।